हेलो नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के बायोलॉजी के वायरल प्रश्नों को, जो कि आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका कि जीव परक्रम। क्वेश्चन आपका है जी कि जीव परक्रम किसे कहते हैं। याद रखिएगा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जीव परक्रम कहलाती है, जैसे में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि पोषण से आप क्या समझते हैं और कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। और ये दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषी और परपोषी में अंतर लिखे। तो स्वपोषी याद रखिएगा, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे में हरे पेड़ पौधे, शैवाल। उसके बाद परपोषी क्या होता है, तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं, जैसे में मनुष्य और अन्य जीव। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके लिए समीकरण लिखे। तो जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे देख लो, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है, जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 एवं भूमि से खनिज लवण एवं जल ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है, तो आप याद रखिएगा 6CO2 प्लस 12H2O। ऊपर आपका सनलाइट होगा, नीचे क्लोरोफिल होगा, आप याद रखिएगा क्लोरोफिल। और इधर आपका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा आपका ऊर्जा के रूप में। और यहाँ पे आपका 6H2O और 6O2 बनेगा। ये आपका प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हो गया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों का नाम लिखे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक निम्न पदार्थ है। पहला क्लोरोफिल या पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, दूसरा हो गया, तीसरा जल और खनिज लवण, उसके बाद सूर्य का प्रकाश। सजीव के मुख्य 4 लक्षणों को लिखे। याद रखिएगा, पहला लक्षण है चलन या गति, दूसरा है श्वसन, तीसरा है प्रजनन, चौथा है आपका वृद्धि एवं विकास। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो यदि कोई वस्तु सजीव है तो उनमें सजीवों के लक्षण जैसे पोषण, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे CO2 जो है, CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जल जड़ द्वारा प्राप्त करते हैं मिट्टी से, उसके बाद प्रकाश को सूर्य से प्राप्त करते हैं। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल विद्यमान रहता है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनके नाम तथा कार्य लिखने हैं। तो मनुष्य में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला कतर्णक, जिसको इंसाइजर कहते हैं, दूसरा है भेदक, जिसको कैनाइन कहते हैं, तीसरा है अग्रचवर्णक, जिसको प्रीमोलर कहते हैं, और चौथा है चवर्णक, जिसको मोलर कहते हैं। कतर्णक क्या है, तो यहाँ भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है। दूसरा भेदक है, यहाँ भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करता है। तीसरा है अग्रचवर्णक, जिसको हम लोग यहाँ भोजन को चबाने का कार्य करता है। और चवर्णक क्या है, तो यहाँ भी भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करता है। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो याद रखिएगा, आमाशय के जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित करता है, जो भोजन के प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देती है। यह एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है तथा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। आप नॉर्मली याद रखिएगा कि ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा और बैक्टीरिया को जो भोजन में उपस्थित होंगे उसको नष्ट करने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। याद रखिएगा, पित्त गाढ़े हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका pH मान जो है 8.9 होता है, जो यकृत से स्रावित होता है। मनुष्य के पाचन क्रिया में महत्व इसका निम्न है। पित्त अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है। दूसरा, पित्त के लवणों जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोटोकोलेट भोजन के जटिल वसा का विखंडन तथा पायसीकरण कर देते हैं, जिससे भोजन के वसा का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। याद रखिएगा, पाचक एंजाइम में भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में बदलकर घुलनशील बनाता है।
पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में बदलकर घुलनशील बनाता है ताकि इनका आसानी से पाचन हो सके। कार्बोहाइड्रेट का माल्टोस में बदलना इसका उदाहरण है पाचक एंजाइम के द्वारा। श्वसन की परिभाषा दें। याद रखिएगा, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2 और H2O एवं ऊर्जा का निर्माण करता है। मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। याद रखिएगा, मछली का जो है क्लोम या गिल्स होता है, दूसरा मच्छर का ट्रेकिया होता है, केचुआ का त्वचा होता है, मनुष्य का फेफड़ा होता है श्वसन अंग। श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर लिखें। तो श्वसन के लिए आप याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए श्वसन के बारे में पहले है कि यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। दहन में याद रखिएगा ये अजैविक क्रिया है। दूसरा श्वसन में याद रखिएगा इसमें पदार्थों की धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है और इसमें तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद इस क्रिया में निकली ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है और इस क्रिया में ऊर्जा उष्मा तथा ताप के रूप में निकलती है। यह एक नियंत्रित क्रिया है, कम ताप पे होती है, और यह एक अनियंत्रित क्रिया है जो उच्च ताप पे होती है। ये आप याद रखेंगे। किण्वन क्या है इसका समीकरण लिखें। किण्वन क्या है इसका समीकरण लिखें, ठीक है। तो याद रखिएगा, किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। ये एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, याद रखिएगा। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो याद रखिएगा, वायवीय श्वसन के लिए कि यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन याद रखिएगा, यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 एवं जल का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज का जो है आंशिक ऑक्सीकरण होता है, याद रखिएगा। इसमें पूर्ण हुआ, इसमें आंशिक हुआ। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। और इसमें आप तीसरा याद रखिएगा, इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसकी पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। और इसमें चौथा याद रखिएगा, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। कितना ATP? तो 38 ATP। और अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है, 2 ATP, ठीक है। श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2 और H2O एवं ऊर्जा का निर्माण करती है। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है जी? तो मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है या ऐंठन होने लगता है, क्यों? तो अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन की तथा पानी का अभाव हो जाता है, जिससे पाइरुवेट का विखंडन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। इसके कारण मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है तथा शरीर में क्रैम्प होने लगता है। जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है? तो याद रखिएगा, जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं मृत कोशिका होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित कोशिका होती हैं। जाइलम यह जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है, यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। तीसरा आप याद रखिएगा, इसमें जल एवं घुलित खनिज लवण का बहाव ऊपर की ओर होता है। इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों दिशाओं में परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लिखें। वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लिखें। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की जो प्रक्रिया होगी उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और स्थानांतरण क्या होता है जी? याद रखिएगा, पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। अब देखो, वाष्प के रूप में यदि पौधे के वायवीय भाग से जल का निष्कासन हो रहा है तो उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और यदि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ के जलीय घोल का आने जाने का प्रक्रिया हो रहा है तो उसको खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहेंगे। रक्त के दो कार्य लिखे। तो रक्त के दो कार्य निम्न हैं। पहला पोषक पदार्थों के परिवहन में और दूसरा शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में। ये दो कार्य हो गया इसका।
ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? तो हमारे रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो याद रखिएगा, पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा नीचे ऊपर अर्थात दोनों दिशाओं में होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा होता है, याद रखिएगा। धमनी और शिरा में अंतर बताइए। तो धमनी के लिए आप याद रखिएगा, यह शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन हृदय से संपूर्ण शरीर में करता है। और शिरा के बारे में याद रखिएगा, यह अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को संपूर्ण शरीर से हृदय तक लाने का कार्य करता है। धमनी की भित्ति लचीली और मोटी होती है, शिरा की भित्ति लचीली और पतली होती है। ये पतला होगा, ये मोटा होगा। अगला, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है और यहाँ पे फुफ्फुस शिरा जो है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये अंतर आप याद रखेंगे। रक्त एवं लसिका में अंतर लिखना है। तो रक्त के बारे में याद रखिएगा, आप रक्त के बारे में पहले याद रखिए कि रक्त लाल रंग का होता है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होती है ये, और रक्त में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। लसिका के बारे में दूसरा आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए, लसिका रंगहीन और हल्का पीला रंग का होता है। लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। लसिका कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में प्रवाहित होता है और लसिका में रक्त की स्पिकेट प्रोटीन की मात्रा कम होती है। रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है? याद रखना कि रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। यहाँ पे देखो, रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में हृदय से 2 बार होकर गुजरता है और एक बार यह शुद्ध और एक बार यह अशुद्ध रहता है। इस प्रकार रक्त का परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। रक्त के जमने में पट्टिकाणुओं की क्या भूमिका है? तो याद रखिएगा, रक्त की जमने में पट्टिकाणुओं की अहम भूमिका होती है। इसमें थ्रोम्बिन प्लास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलकर रक्त जमने में क्या करता है? सहायता करता है। ये जो आपका पट्टिकाणु प्लेटलेट्स होता है, उसमें थ्रोम्बिन प्लास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलकर रक्त को जमने में सहायता करता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? क्वेश्चन आपका है अगला कि उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। मानव में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखे। तो मानव में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ निम्न हैं। पहला है यूरिया, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जलवाष्प। ये सब मानव में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। मनुष्य में वृक्क के कौन कौन सा कार्य हैं? तो वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। पहला रक्त को छानना, दूसरा मूत्र का निर्माण करना। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है? याद रखिएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है? तो याद रखिएगा, ग्लोमेरुलर छननी की तरह कार्य करता है। रक्त के साथ ग्लोमेरुलस में यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि सभी आते हैं। इन सभी को छानकर अलग करना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है। मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो याद रखिएगा, मानव मूत्र में जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड रहते हैं। मानव मूत्र में 96% जल पाया जाता है, 2% यूरिया, 2% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। डायलिसिस मशीन किसे कहते हैं? तो जब वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है तो इसे डायलिसिस मशीन कहा जाता है। डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क की तरह क्या करता है जी? कार्य करता है। डायलिसिस किसे कहते हैं? तो जब मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने का काम किसी मशीन के द्वारा किया जाता है तो इसे डायलिसिस कहा जाता है। यह रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। इस विधि को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति का वृक्क कार्य नहीं करता है। पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? तो पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ छाल, टेनिन, रेजिन, गोंद एवं लेटेक्स के रूप में, यहाँ पे छाल नहीं होगा, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ टेनिन, रेजिन, गोंद एवं लेटेक्स के रूप में निष्कासित करते हैं। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? तो पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। पौधों में अपना उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों, छालों, फलों और बीजों के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य है? तो याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र का पहला कार्य है जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, दूसरा सोचने समझने में सहायता करना, तीसरा है सांस लेना, हृदय स्पंदन इत्यादि क्रियाओं को संपादित करना।
तंत्रिका तंत्र कैसे क्रिया करता है? तो याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। सूचनाओं के आधार पर यह निर्णय लेते हैं तथा निर्णय को मांसपेशियों तक भेज देते हैं। ये तंत्रिका तंत्र इस प्रकार से आपका कार्य करता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? तो याद रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का रासायनिक संदेशवाहक है जो रासायनिक सिनेप्स में मौजूद संकेतों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है? तो प्रतिवर्ती क्रिया के लिए आप याद रखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया है जिसे मेरुरज्जु नियंत्रित करता है तथा यह क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है, इसके विषय में हम सोच नहीं सकते हैं। प्रतिवर्ती चाप क्या है? तो न्यूरॉनों में आवेग संचरण एक निश्चित पथ में होता है, इस पथ को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रतिवर्ती चाप देते हैं। पादप हार्मोन क्या है? दो पादप हार्मोन का नाम लिखे। तो पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं, पादप हार्मोन कहेंगे। और दो पादप हार्मोन निम्न है, पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन, साइटोकाइनिन हो जाएगा, अब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? तो याद रखिएगा, पादप के तने के ऊपरी भाग के द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। पौधे का तना प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दिखाता है जिसके कारण यह उसी दिशा में क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, और इस प्रकार पादप में प्रकाशानुवर्तन की क्रिया होती है। दो पादप हार्मोन का नाम लिखें और उनका एक एक कार्य लिखें। तो दो पादप हार्मोन निम्न है, पहला ऑक्सिन, इस हार्मोन का कार्य कोशिका दीर्घण है, अर्थात यह पौधे के अग्रभाग में वृद्धि करता है। जिबरेलिन्स, यह तना की वृद्धि में सहायक एवं बड़े आकार के फलों एवं फूलों के उत्पादन में भी क्या करता है जी? सहायता करता है। तो ऑक्सिन और जिबरेलिन्स के कार्य हो गए। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो याद रखिएगा, जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या होते हैं? स्रावित होते हैं ये हार्मोन। अगला सवाल है आपका जी कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो जंतुओं में ये आपका सेम क्वेश्चन हो गया। मधुमेह से आप क्या समझते हैं, जिसको आप लोग शुगर कहते हैं, शुगर। यदि इंसुलिन हार्मोन का एक स्राव उचित मात्रा में नहीं हो तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ऐसे रोगी के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा असंतुलित हो जाती है। मधुमेह का उपचार इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। इससे मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक नहीं होता। इस बीमारी को परहेज यानी उचित खान पान द्वारा नियंत्रित में रखा जाता है। अगला सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे? याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। जब मनुष्य में आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि अधिक फैल जाती है, जिसके कारण से मानव का गला क्या हो जाता है? फूल जाता है, जिसे हम लोग घेंगा कहते हैं। ग्वाइटर, घेंगा को हम लोग ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। घेंगा को क्या कहते हैं जी? ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है, जो कि आयोडीन की कमी से होगा। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो मनुष्य के चीनी के पाचन में इंसुलिन नामक हार्मोन सहायक है, जो अग्नाशय से स्रावित होता है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है, जिस कारण इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि नाम देते हैं। जनन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे हम लोग जनन कहते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है? तो जनन की उस विधि को जिसमें दो भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है। और अगला सवाल है आपके लिए कि मुकुलन क्या है? तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने से होता है, या मुकुल के द्वारा होने वाले जनन को हम लोग मुकुलन कहते हैं। जैसे में आपका ईस्ट हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। द्विखंडन और बहुखंडन में दो अंतर लिखना है। याद रखिएगा, द्विखंडन क्या होगा? तो वैसा विभाजन जिसमें एक जीव खंडित होकर दो जीव का निर्माण करता है द्विखंडन कहलाता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में द्विखंडन होता है। बहुखंडन में क्या होगा? तो वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक जीव खंडित होकर अनेक जीवों का उत्पत्ति करता है उसे बहुखंडन कहते हैं। जैसे में अमीबा, प्लाज्मोडियम, ईस्ट में भी आपका होता है बहुखंडन। कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें तो यह एक अलैंगिक जनन की विधि है। इस जनन में जीव के शरीर से जड़
तना, पत्ती आदि अलग होकर एक पूर्ण जीव पौधा बना लेते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि पौधे के कायिक भाग अर्थात जड़, तना और पत्तियों के द्वारा होने वाले जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पुनर्जनन क्या होता है? याद रखिएगा, इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग विकसित कर फिर से पूरा जीव बन जाते हैं। एक इसमें देखने को मिलेगा तो स्पाइरोगाइडा में या प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में भी आपका पुनर्जनन, प्लेनेरिया। परागण किसे कहते हैं? परपरागण की परिभाषा दे तो पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। और याद रखिएगा परपरागण क्या होगा? तो एक पौधे के किसी पुष्प के परागकण का दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा जी? तो परपरागण कहलाएगा। पुष्प में नर तथा मादा युग्मकों को क्या कहते हैं? तो पुष्प में नर युग्मक को पुमंग या पुंकेसर और मादा युग्मक को जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है? तो स्वपरागण के लिए याद रखिएगा, एक पौधे के पुष्प के परागकण का उसी पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्वपरागण कहलाएगा। और यदि परपरागण की बात करेंगे तो एक पौधे के किसी पुष्प के परागकण का दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचने को हम लोग परपरागण नाम देते हैं। यदि दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो परपरागण और उसी पौधे के पुष्प तक पहुंचेगा तो स्वपरागण। ऋतुस्राव क्यों होता है? तो गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है। गर्भाशय की दीवार मोटी और स्पंजी हो जाती है, लेकिन निषेचन ना होने पर यह धीरे धीरे टूटती है और रुधिर और म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को हम लोग रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। और यदि पहली बार ऋतुस्राव आता है तो उसको हम लोग रजोदर्शन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रजोदर्शन। और रजोदर्शन 12 से 13 वर्ष की उम्र में लड़कियों में देखने को मिलता है। और अंतिम बार आने वाले या आपका रजोधर्म को या मासिक स्राव को उसको हम लोग रजनोवृत्ति नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं यहाँ पे? रजनोवृत्ति नाम देते हैं, जो कि 45 से 50 वर्ष की उम्र में देखने को मिलता है। ठीक है। और मासिक चक्र की जो अवधि होती है 4 से 5 दिन की होती है नॉर्मल, और ये रिपीट करता है 28 दिन पे। कितने दिन पे रिपीट करेगा? 28 दिन पे। ठीक है। अपड़ा या प्लेसेंटा क्या है? इसका क्या कार्य है? याद रखिएगा, गर्भस्थ शिशु को माता के शरीर से जोड़ने वाले नाल को अपड़ा कहते हैं। इसका मुख्य कार्य मादा के रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना है, जिससे शिशु की पोषण, श्वसन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं। अगला सवाल आपके लिए है कि गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताएं। तो याद रखिएगा, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया जाता है। स्त्री इस गोली का सेवन करके गर्भवती होने से बच जाती है। ठीक है। अगला सवाल आपके लिए है, इंपॉर्टेंट सवाल है, मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोगों का नाम लिखें। तो याद रखिएगा, मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोग निम्न है। पहला HIV अर्थात एड्स, सिफिलिस, क्लेमिडिया, गोनोरिया भी हो जाएगा, गोनोरिया, ये हो गया। इतना याद रखिएगा। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं: जन्म दर को नियंत्रित करने की इच्छा, अवांछित गर्भ को रोकना, कंडम जैसे गर्भ निरोधक यौन संचारित रोग से सुरक्षा करते हैं। ये सब कारण हो सकते हैं। अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? तो जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुण का संचरण जो है अनुवांशिकता कहलाता है। यदि पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुण का निर्धारण होता है, संचरण होता है, तो इसे अनुवांशिकता नाम दिया जाता है। विभिन्नता किसे कहते हैं? तो जीवों के ऐसे गुण जो अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्य से भिन्न बनाते हैं उसे विभिन्नता कहते हैं। समजात अंग किसे कहते हैं? तो दो ऐसे अंग जो बने तो एक जैसे हैं परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, बिल्ली के अग्रपाद और पक्षी के पंख, ये सब समजात अंग की श्रेणी में आता है। असमजात अंग किसे कहते हैं? तो ऐसे दो अंग जिनकी बनावट भिन्न होती है परंतु उनके कार्य एक जैसे हैं, असमजात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी और तितली के पंख। रेडियो कार्बन काल निर्धारण क्या है? तो एक जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का एक वैज्ञानिक तरीका रेडियो काल निर्धारण कहलाता है। जीवाश्म की आयु जिससे ज्ञात किया जाता है ना, जीवों के अवशेष का, उसे हम लोग रेडियो कार्बन काल निर्धारण कहते हैं। लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं जिसे हम लोग ऑटोसोम कहते हैं।
23वां जोड़ा भिन्न आकार का होता है जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। लिंग क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। नर में आपका पाया जाता है एक्स वाई और मादा में मिलता है आपका एक्स एक्स। जीन प्रारूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं? तो किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। जीन कोष किसे कहते हैं? तो किसी भी जाति विशेष के आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोष कहलाती है। ठीक है। जाति उद्भवन से आप क्या समझते हैं? तो पूर्व स्पीसीज से नई स्पीसीज का निर्माण ही जाति उद्भवन कहलाता है, यानी पुरानी स्पीसीज से नई जाति का विकास ही आपका क्या कहलाएगा? तो जाति उद्भवन कहलाएगा। पर्यावरण किसे कहते हैं? तो हमारे चारों ओर फैली हुई जैव और अजैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें हम निवास करते हैं एवं जिससे हम प्रभावित होते हैं उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो जीवमंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं? तो जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक। जैसे में हरे पौधे, शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि। उपभोक्ता किसे कहेंगे? तो ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में ही आते हैं। अपघटनकर्ता या अपमार्जक किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थों का अपघटन करता है उसे अपघटनकर्ता या अपमार्जक कहते हैं। कवक हो जाएगा इसका एग्जाम्पल फंजाई। आहार श्रृंखला क्या है? एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दे। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया आहार श्रृंखला कहलाती है। जैसे में पौधे को हिरन खाते हैं, हिरन को बाघ खाता है, बाघ जब मरता है तो उसमें कीड़े पड़ते हैं, अपघटक खाता है उसको। पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है? तो पारिस्थितिक तंत्र संतुलन को कायम रखने में अपघटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों का जीवाणुओं और कवकों के द्वारा अपघटन करता है। यदि अपघटक नहीं रहे तो कोई भी जीव जल्दी अंतिम रूप से नष्ट नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा विभिन्न साधनों द्वारा हानिकारक रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर में सांद्रित होने की प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं जैव आवर्धन। इन रसायनों का हमारे शरीर में प्रवेश विभिन्न माध्यमों द्वारा हो सकता है। हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक, पीड़कनाशक आदि रसायनों का छिड़काव करते हैं। जैव आवर्धन आपको समझ में आ गया किसे कहते हैं? अगला सवाल है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? तो ओजोन, इसका सूत्र होता है O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना अणु है। ओजोन वायुमंडल के आयन मंडल आप याद रखिएगा में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। इन विकिरणों से त्वचा कैंसर होता है और जीवों के लिए हानिकारक है। इस कारण ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। अगला सवाल है कि अगर किसी पारितंत्र के सारे मांसाहारियों को नष्ट कर दिया जाए तो उस पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि पारितंत्र के सारे मांसाहारियों को नष्ट कर दिया जाए तो शाकाहारियों की जनसंख्या बेतहाशा वृद्धि होगी जिससे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। ओजोन के अवक्षय का क्या कारण है? इसके हानिकारक प्रभाव क्या है? तो ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरीन युक्त गैस है। यदि ओजोन परत का अवक्षय होता है तो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी के जीवों को त्वचा संबंधित कई बीमारियां हो जाएगी उससे। पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं, हर स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को हम लोग पोषी स्तर नाम देते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की क्या कार्य है? तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सूर्य से आने वाली ऊर्जा को ग्रहण करना है। अपने विद्यालय को पर्यानुकूलित बनाने के लिए 2 सुझाव दीजिए। तो अपने विद्यालय को पर्यानुकूलित बनाने के 2 सुझाव निम्न हैं। विद्यालय के आसपास अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, विद्यालय के आसपास साफ सफाई रखना। पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं? तो धुआं रहित वाहनों का प्रयोग करके, पॉलीथीन का उपयोग न करके, जल संरक्षण को बढ़ावा देकर, वनों की कटाई पर रोक लगाकर, वृक्षारोपण करके, तेल से चालित वाहनों का कम से कम उपयोग करके। कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो फ्लोरोकार्बन एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के अवक्षय के लिए क्या है? उत्तरदायी है। वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है? तो वन संरक्षण हेतु निम्न कदम है। पहला, लोगों को वनों के महत्व के बारे में बताना, वनों की कटाई पर रोक लगाना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, छोटे छोटे वृक्षों से पशुओं को दूर रखकर।
तो ये आपका बायोलॉजी का वायरल प्रश्न हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे केमिस्ट्री के वायरल प्रश्नों को, और फिर एक वीडियो लेक्चर आएगा फिजिक्स के वायरल प्रश्नों के लिए। सो गाइस, आपसे उम्मीद है कि इतना जो प्रश्न आपको बताएं इसका रिवीजन आप अच्छे तरीके से कर लेंगे और एग्ज़ाम से पहले इसको आप देख कर जाएंगे। धन्यवाद।